नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अभी आपको इल्यूशन पढ़ा रहे हैं कुछ दिनों से। अभी तक अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देखते होंगे कि इल्यूशन जब से हम पढ़ा रहे हैं तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ना चाहिए इल्यूशन को। क्योंकि दोस्तों देखो, रिजल्ट तो उसी कैंडिडेट का होता है ना। बुक में बहुत सारा बात लिखा हुआ होता है, लेकिन सब तो आपके लिए होता नहीं है। उसमें कुछ ऐसा चीज होता है जो आपको छांटना होता है, और वही आपका एग्जाम के लिए है। समझ रहे हैं ना। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को क्रिएट करना है, कैसे क्वेश्चन को बुक से छांटना है और कैसे पढ़ना है। देखो, आज के डेट में अगर चाहेंगे आप तो किसी भी कोचिंग और संस्थान में आपको जाने का जरूरत नहीं है। यानी कि खुद से जहां है आप वहां से घर से बैठ के खुद से आप पढ़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा खासा एग्जाम आप निकाल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, पढ़ने का जो तरीका है तो होता है ना, वो सबको आता ही नहीं है। देखो, कोई कैंडिडेट 8 घंटा पढ़ता है, कोई कैंडिडेट 6 घंटा पढ़ता है, कोई कैंडिडेट 4 घंटा ही पढ़ता है। तो वो 4 घंटा जो पढ़ रहा है वो 6 घंटा या 8 घंटा के हो सकता है बराबर है। समझ रहे ना। क्यों? क्योंकि वो जो 6 घंटा पढ़ा और 8 घंटा पढ़ा, उसका जो पढ़ने का तरीका था, यानी कि वो सब कुछ एक कोड़ी से देखते जा रहा है, मतलब धीमी गति से। लेकिन वो 4 घंटा जो पढ़ा उसको पता है कि मेरा क्वेश्चन कैसा है, मतलब कि मेरे लिए कौन सा क्वेश्चन है और मेरे लिए कौन सा क्वेश्चन नहीं है, वो पहले ही छांट लेता है। तो वही चीज को पढ़ता है, मतलब वो सिर्फ अपने एग्जाम के लिए, वो ये नहीं दिखाता है हमको ये आता ही है, ये हमको आना ही चाहिए, ये ऐसे होता ही है। वो देख रहा है वो ये अच्छा, हम आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे से रिलेटेड यही क्वेश्चन है, यही हमको पढ़ना है, बाकी हमको नहीं पढ़ना। मतलब वो फालतू चीज हमको नहीं पढ़ना है। इसीलिए वो अगर 4 घंटा ही पढ़ता है तो उसका रिजल्ट होता है। समझ रहे हैं ना। तो कैंडिडेट का रिजल्ट होना उस पर डिपेंड करता है वो पढ़ता कैसे है। हम हमेशा आप लोगों को एग्जांपल देते हैं दोस्तों, यही बोलते हैं कि कोचिंग में, एक ही कोचिंग में 100 कैंडिडेट पढ़ने जाता है, लेकिन सबका तो फर्स्ट डिवीजन होता नहीं है। समझ रहे हैं ना। और सब कोई फेल भी नहीं होता है, सब कोई सेकंड भी नहीं होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इसी तरह होता है, कोई फेल भी होता है। ऐसा जरूरी है कि जो फेल हुआ मास्टर उसको नहीं पढ़ाया, जो सेकंड हुआ उसको नहीं पढ़ाया? पढ़ाया तो सबको, वही चीज एक ही साथ एक ही क्लास में। तो फिर ऐसा क्यों? आपको हम समझाना चाह रहे हैं, आप इन चीजों को समझिए। जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आप बारीकी से प्रत्येक बुक को, जो भी बुक है आपके पास, उसको आप पढ़ने सीख जाएंगे। समझ रहे हैं ना। उन चीजों को आप पकड़ना सीखिए। जब पकड़ लेंगे तो फिर तोड़ भी देंगे। ठीक है। आइए, जैसा कि हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और आप देखिए, अभी अगर आप नहीं देखें क्लास, अभी देखिए हम कैसे पढ़ा रहे हैं। और आपको हम बता भी देते हैं कि ये जो ट्यूशन का है आपका, ट्यूशन जो है, ठीक है, इसका ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव ट्यूशन आपके पास होगा। समझ रहे हैं ना। आपको हम दिखा भी देते हैं, ये वाला ट्यूशन, ठीक है, ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। इस तरह का ट्यूशन आपके पास होगा, आप उसको निकाल लीजिए। उसमें पेज नंबर 92 निकालिएगा, यानी कि 92 पेज नंबर 92 निकालिएगा, यानी कि 92 जो निकालिएगा भूगोल निकलेगा। ठीक ना। उसमें लिखेगा वायुमंडलीय दाब, पवन और राशियां होगा। वो चीज को हम अभी पढ़ा रहे हैं, उसको आप देखिए, साथ में कोशिश कीजिए जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप भी वैसे पढ़ें। या फिर देखिए, अभी आप क्या, अभी ऐसा नहीं है कि ट्यूशन आप पढ़े नहीं होंगे, आप पढ़े होंगे। यही चीज देखना है आपको, क्या आप ऐसे पढ़े हैं। ठीक है। देखो, वायुदाब किसको कहा जाता है? वायुदाब पहले भी बताए, हम अभी भी बता देते हैं। समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक। दोस्तों, जब हम वायुमंडल आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि वायुमंडल में 5 परत पाया जाता है, यानी वायुमंडल को आप 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वही कहता है वायुदाब किसको कहा जाता है? वही बोलता है समुद्र तल से। देखिए, कोई भी चीज को जब मापा जाता है तो समुद्र तल से ही मापा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक। समझ रहे हैं ना। एक इकाई क्षेत्रफल पर वायु के भार द्वारा लगाए गए दाब, यानी कि लगाए गए बल को ही वायु दाब कहा जाता है। समझ रहे हैं ना। यानी कि समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल पर वायु के भार द्वारा लगाए गए बल को ही दाब कहते हैं। तो दोस्तों, उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये एक्चुअली पूछा नहीं जाता, हम आपको समझा रहे हैं। ठीक ना। समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय वायुदाब पाया जाता है वो 76 सेंटीमीटर पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना पाया जाता है, तो आप बोलेंगे 76 सेंटीमीटर। यही अगर mm में पूछेगा तो बोलेंगे 760 mm, यानी 760 mm। दोस्तों, इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्लियर करना है। ये चीज ऐसा ट्यूशन में आपको लिखा नहीं है, इसीलिए बोलते हैं आप सब्जेक्टिव ट्यूशन पढ़ो, वहां से पूरा खानदान ही पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव जहां से देगा वहां से हम बना देंगे। वो आरआरबी एनटीपीसी में पूछे, ग्रुप डी में पूछे या एएलपी में पूछे, हमको क्या मतलब है? हम तो सारा कुछ पढ़ के रखे। पूछो तुम किस में पूछेगा।
ठीक ना। दोस्तों इसको जो मापा जाता है बैरोमीटर से, यानी कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बोलेंगे बैरोमीटर से। बैरोमीटर एक यंत्र है, इसी से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, समझ रहे ना। उपयोग क्यों इसका वायुमंडलीय दाब का, इसका उपयोग क्या है, इसका क्या यूज क्या है। मौसम के पूर्वानुमान, आप लोग टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, आप लोग पहले भी पता चल जाता है कि 4 दिन पहले या पता चल जाता है कि यानी 20 तारीख को बारिश होने वाला है या अगले महीना में बारिश होने वाला है, 4 दिन बारिश होगा, 4 दिन आंधी तूफान है। ये चीज़ कैसे पता चलता है, वायुमंडलीय दाब से पता चलता है। किससे पता चलता है, वायुमंडलीय दाब से। और इसका जो मापा जाता है, किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से। यही एक ऐसा यंत्र है जो वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है और इसी से पता चलता है मौसम का पूर्वानुमान, यानी कि पहले हमको पता चल जाता है कि अगले दिन जो मौसम होगा, यानी कि अगले महीना या अगले 5 दिन बाद जो मौसम आएगा वो कैसा रहेगा, ठीक ना। इकाई देखो, इसका मापने का इकाई क्या है, हाँ बार, किसमें मापा जाता है, बार में मापा जाता है, या इसी को मिली बार भी बोला, मिली बार में भी मापा जाता है, या फिर पास्कल में भी मापा जाता है। तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई जो हो गया वो 3 हो गया। कितने हो गया, 3 हो गया। एक बार हो गया, एक मिली बार हो गया, एक पास्कल हो गया, ठीक है। एक बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों जैसा कि अभी हम लोग डिफिनेशन पर हैं कि एक इकाई क्षेत्रफल पर वायु के भार द्वारा लगाए गए बल, समझ रहे हैं ना। यानी कि एक इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि नीचे क्या आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, बल आ रहा है। हाँ क्या आ रहा है, बल आ रहा है। यही कहते हैं, इसी को दाब कहते हैं दोस्त, क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। यानी दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इसीलिए इसको बोला गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही बोलता है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 10⁵ जो होता है ये यूनिट होता है, यानी कि एक बराबर 10⁵ होता है और बार बराबर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों जब आप समझ जाएंगे तो आपको रखने का जरूरत नहीं है, हम समझा रहे हैं आपको कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्यों आया, ठीक ना। यही चीज आप अपने से समझ लीजिए। जब आप खुद से समझ लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे तो आप भूलेंगे ही नहीं, कभी कंफ्यूज होंगे ही नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक ना। देखो व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दाब की इकाई। दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़े, दाब का जो इकाई होता है वो बार होता है, मिली बार होता है और पास्कल होता है। लेकिन व्यापक रूप से यानी कि ज्यादातर जो प्रयोग किया जाता है वो क्या जाता है, किलो पास्कल। कौन सा उपयोग किया जाता है, किलो पास्कल। बोलता है समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कितना होता है, 1013.2 मिली बार या 1013.2 किलो पास्कल। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम पर बैठते हैं, किसी भी एग्जाम पर, हम ना तो एलपी का बात कर रहे हैं, ना ग्रुप डी का, ना ही एनटीपीसी का, ना एसएससी का, आप किसी भी एग्जाम पर बैठेंगे तो यहां से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि बोला है कि समुद्र तल पर 76 सेंटीमीटर या 760 mm इसका पाया जाता है वायुमंडलीय दाब, इसको बैरोमीटर से मापा जाता है। इसका उपयोग जो किया जाता है कहां पे, मौसम के पूर्वानुमान के लिए। इकाई क्या होता है, बार होता है, मिली बार होता है, पास्कल होता है। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। व्यापक रूप से सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली इकाई कौन सी है, तो किलो पास्कल है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना पाया जाता है, औसत कितना पाया जाता है, तो 1013.2 मिली बार या 1013.2 किलो पास्कल। इस तरह से आप पढ़िए, आप फंसाएंगे ही नहीं, आपको यह लगेगा ही नहीं कि एनटीपीसी आ गया, अब मैं क्या पढ़ूं, कौन सा बुक पढ़ूं, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, एलपी आ गया क्या पढ़ूं, ऐसा होगा ही नहीं। आप पढ़ो। देखो यहां आगे देखो वायु दाब में ह्रास दाब। दोस्तों जैसा कि हम पृथ्वी तल को जैसे जैसे छोड़ते हैं, हम इससे पहले ही बताए थे कि जैसे हम अपने ऊंचाई की ओर जाते हैं हम लोग, यानी कि पृथ्वी तल को छोड़कर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वहां पर हवा जो है यानी वायु जो है वो घटते जाता है, यानी वायु में कमी आ जाती है। जब भैया वायु ही नहीं तो वायुमंडलीय दाब कहां से, क्योंकि वायु के भार द्वारा ही तो बल जो लगाया जाता है उसी को तो दाब बोलते हैं हम। जब वायु ही नहीं तो दाब कहां से, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु घट जाता है, तो वही बोलता है तो वायु घटेगा तो दाब भी घटेगा। तो वायु दाब में जो ह्रास होता है वो कितना होता है, वही होता है प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर। जैसे हम 10 मीटर, देखो यहाँ समझो, यहाँ ये पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ से जैसे हम 10 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ पर हमको 1 मिली बार मिलेगा, 1 मिली बार मिलेगा घटा हुआ, वायुमंडलीय दाब घटा हुआ। फिर यहाँ से जैसे ही हम 10 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे फिर 1 मिली बार मिलेगा। वही बोलता है प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिली बार
घटता है वायुमंडलीय दाब। तो दोस्तों पूछ सकता है कि कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 मिली बार दाब में कमी आता है, ह्रास आता है। तो बोलेंगे प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर, या यह भी हो सकता है कि प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में कितना ह्रास मिलता है। तो वो बोलेंगे 1 मिली बार। ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे देखो, कह रहा 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना पाया जाता है। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब पाया कितना जाता है, बोलेंगे 265 मिली बार। कितना, 265 मिली बार। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु दाब कितना पाया जाता है, बोलेंगे 265 मिली बार पाया जाता है। या यह भी हो सकता है कि कितने मीटर की ऊंचाई पर 265 मिली बार वायुमंडलीय दाब पाया जाता है, तो बोलेंगे 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यही चीज तो हम आपको सिखा रहे हैं, यही चीज आपको सीखना है। हम जैसा कि बोले हैं कि मैथ रीजनिंग बंदा पढ़ लेता है, वहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को बनाना है। लेकिन जीके में बंदा फंस जाता है, उसको पढ़ने नहीं आता है। जो सटीक से पढ़ लेता है, उसको पढ़ने आ जाता है, वो फिर रुकता ही नहीं है, वो भीड़ में होता ही नहीं है, समझ रहे ना, वो कहीं कहीं सेटल रहता है। ठीक है, देखो ये तो हो गया दाब। तापमान, अगर तापमान अगर पूछा जाए कि 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना पाया जाता है, बोलेंगे -49.7 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है -49.7 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये तो हो गया वायुमंडलीय दाब के बारे में। अब एक पढ़े होंगे आप लोग समदाब, समदाब रेखा। समदाब रेखा क्या होता है, देखो यहाँ पे कल्पित रेखा, कल्पित या काल्पनिक रेखा, ठीक है ना, कल्पित या काल्पनिक रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है। दोस्तों जैसा कि बोले किसी भी चीज को जो मापा जाता है समुद्र तल से, वही कहता है वैसा रेखा जो काल्पनिक हो, ठीक ना, समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब, यानी कि समुद्र तल पर जो वायु दाब पाया जाता है वैसा ही वायु दाब जिस स्थान पर पाया जाता है, या घटा करके किसी स्थान पर जैसे ज्यादा वायु दाब है और समुद्र तल पर कम है, उसको घटा करके समुद्र तल के बराबर कर देता है, वही रेखा मिलाता है, उसी रेखा को समदाब रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समदाब रेखा कहा जाता है। कितने समझे ना, देखो कहा रहा है कि वैसा काल्पनिक रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है, समान वायु दाब वाले स्थानों को, घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को। देखो समुद्र तल पर कुछ वायु दाब होगा और उसको बोलेगा क्या, एक समदाब रेखा खींचो, तो कैसे खींचेगा, उसके लिए क्या करेगा, जहां पर वायु दाब हो सकता है पास में ही, दूर तो नहीं जाएगा ना, पास में ही देखेगा ओ वहां ज्यादा है, उसको क्या करेगा, समुद्र तल के बराबर घटा करके ला देगा, बस एक रेखा खींच देगा, वही समदाब रेखा हुआ। समझ रहे हैं ना, समदाब रेखा हुआ। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, तो वायु दाब को मानचित्र पर दिखाना। दोस्तों जैसा कि देखते हैं मानचित्र पर किसी भी चीज को जब दिखाया जाता है, जैसे कि आप लोग पढ़ते भी होंगे कि मानचित्र पर अलग अलग जैसे मिट्टी को या फिर किसी स्थान को जैसे दिखाना होता है तो अलग अलग कलर में या अलग अलग चीजों से दिखाया जाता है। उसी तरह जब हमको वायु दाब को मानचित्र पर दिखाना होता है कि यहाँ पर वायु दाब है कितना है, तो उसको समदाब रेखा द्वारा यानी कि उस रेखा द्वारा उसको मिला दिया जाता है। इसीलिए बोलता है कि एक समदाब रेखा का जो यूज किया जाता है वो मानचित्र पर वायु दाब को दिखाने के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि वायु दाब को मानचित्र पर दिखाने के लिए किस रेखा का यूज किया जाता है या किसका यूज किया जाता है, बोलेंगे समदाब रेखा का यूज किया जाता है। या यह भी हो सकता है निम्न में से किसके लिए समदाब रेखा का यूज किया जाता है। ऑप्शन रहेगा कि वायु दाब को मानचित्र पर दिखाने के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पे क्लिक होना चाहिए, वायु दाब को मानचित्र पर दिखाने के लिए। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है दाब प्रवणता। देखो दाब प्रवणता के बारे में थोड़ा समझते हैं। बोलता है ना दूरी की प्रति इकाई पर दाब का घटना, इसी को दाब प्रवणता कहा जाता है। दोस्तों जैसा कि पढ़ रहे हैं दूरी की प्रति इकाई पर दाब का घटना, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं, हम पृथ्वी को छोड़ते हैं ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायु दाब में कमी आता है। उसी तरह पृथ्वी तल पर जैसे आप ये क्षैतिज है, ठीक है, ये पृथ्वी तल पर है, तल है, आप यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर आते हैं, बीच में अगर कोई तालाब आ गया, कोई नदी आ गया, दोस्तों जब आप इस तालाब से या नदी के किनारे से होकर गुजरते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि ठंडी हवा चलेगी, ठंडी हवा या फिर गर्म हवा।
गर्म हवा। दोस्तों अगर ठंडी हवा चलती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वायु है और ये जो पानी है, तालाब में जो पानी है, इसके पानी के साथ इसके पानी को क्या कर रहा है, थोड़ा सा उड़ा रहा है और अपने में मिला रहा है। इसके कारण क्या होता है, वायु में नमी आ जाता है। वायु में नमी आता है तो आपको ठंडा लगता है। तो वायु में नमी आ रहा है, मतलब वायु में जब नमी आ गया तो वायु में भार आ गया, यानी कि वो भारी हो गया, जिसके कारण क्या होता है, उसमें दाब ज्यादा होता है। लेकिन वही जब गर्म हवा चलती है तो उसमें क्या होता है ना, वायु में एकदम सूखा हवा रहता है और वो हल्की हवाएं होती है और वो हवा तेज तेज से रफ्तार की तरफ बहने लगता है। आप लोग अक्सर गर्मी में देखते होंगे, पूरा गर्मी जब आ जाता है दोपहर में 12 बजे के आसपास, लू जिसको बोलते हैं, एकदम पूरा स्पीड से मुंह जला देता है, समझ रहे हैं ना। तो वैसा ही हवा होता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मल था, यहाँ पर नॉर्मल था, जैसे आप आगे बढ़े यहाँ पर ठंडी हवा, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर दाब, वायु दाब आपको ज्यादा मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नमी है तो वायु में बाहर आया तो यहाँ पर दाब बढ़ गया। अगर गर्म आ रहा है तो सूखा हवा है, यानी वायु दाब घट गया, यहाँ नॉर्मल था यहाँ घट गया, यहाँ नॉर्मल था इधर बढ़ गया। वही कह रहा है कि दूरी की प्रति इकाई पर दाब का घटना, दाब घट रहा है ना, दाब का घटना, इसी को दाब प्रवणता कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, निम्न में से दाब प्रवणता किसे कहते हैं? बोलिएगा, दूरी की प्रति इकाई पर दाब का घटना, या ये नहीं बोलना है कि दूरी की प्रति इकाई पर दाब का बढ़ना, दूरी की प्रति इकाई पर दाब का घटना, उसी को दाब प्रवणता कहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है दाब परिवर्तन की दर, समझ रहे हैं, दाब में परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन ये आ सकता है, निम्न में से दाब प्रवणता किसे कहते हैं? बोले दाब परिवर्तन की दर ही दाब प्रवणता कहलाता है, या दूरी की प्रति इकाई पर दाब का घटना। बस आगे आइए, दाब प्रवणता अधिक। दाब प्रवणता अधिक कब होगा? जब समदाब रेखा पास पास होगा। अभी जस्ट हम लोग समदाब रेखा के बारे में पढ़े, क्या होता है, जब वो रेखाएं पास पास होगा तब दाब प्रवणता अधिक होगा। जब वही समदाब रेखा दूर दूर होगा, दूर दूर पे होगा, तब वो दाब प्रवणता कम होगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्रिएट करना पड़ेगा क्वेश्चन। और कुछ देख लेते हैं, कुछ देखो, यंत्र और आविष्कारक। और एक चीज पता है, एक चीज और, ये 100% तो नहीं बोलेंगे, 80% जरूर बोलेंगे। 80% ऐसे कैंडिडेट हैं, देखो 20% ही कैंडिडेट ना एग्जाम में सेलेक्ट होता है और वो जॉब लेता है। 80% ऐसे कैंडिडेट हैं, वो देता है अरे ये तो क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं है, उसकी नजर में आया ही नहीं, कभी वो कोई बुक पढ़ा नहीं उतना, उसकी नजर में नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो इसको पढ़ के क्या करेंगे? वो क्या पढ़ेगा पता है, सिर्फ पूछा हुआ क्वेश्चन, ये तो हमको इवोल्यूशन में भी मिल रहा है, हमको स्पीडी में मिल रहा है, हमको घटना चक्र में मिल रहा है, और कोई प्रकाशन है ये तो इसमें भी मिल रहा है, बस उससे पूछा हुआ क्वेश्चन, जो नहीं पूछा है, उसके नजर में नहीं चला है, उसके लिए फालतू बुझाता है। और बच्चा हम यही कहना चाहते हैं, आप पढ़ के ऐसा रखो ताकि आपके लिए कोई क्वेश्चन नया बने ही ना, समझ रहे हैं ना, आपको ऐसा लगे ही नहीं कि हम ये पढ़े ही नहीं है। जब आप मेन एग्जाम पे बैठते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ देता है, समझ में नहीं आता है, ऐसा नहीं, सबको पढ़ो, सबको समान अधिकार दो, वो आपको भी समान अधिकार देगा। तो यंत्र और आविष्कारक कई बार पूछता भी है, इसे पूछेगा पारद वायुदाब मापी यंत्र का आविष्कारक कौन है? इटारी शैली। निद्रा व वायुदाब मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया? लुसियन वीडाई। सेल्सियस थर्मोमीटर आविष्कार किसने किया? एंडर्स सेल्सियस। उसी तरह केस आर्द्रता मापी, हाँ, किसने किया? डी सोसर, सोका सोसंयुक्त रॉ, डी सोसर, जरूर याद रखना, ये VVI है, ठीक ना, VVI है, कभी भी किसी भी एग्जाम पर पूछ सकता है। आप इसको ना तो ग्रुप डी के लिए छाड़ सकते हैं, ना ALP के लिए, ना NTPC के लिए। दोस्तों हम हमेशा यही सिखाना चाहते हैं, आप पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, आप कहां पहुंचेंगे आपको खुद पता नहीं, आप पढ़ो ढंग से सिर्फ, ठीक ना। और उम्मीद करेंगे ये सारी चीजें समझे होंगे। और आप क्या ऐसे तरीके से कभी लुसेंट को पढ़े हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप जरूर उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोशिश करेंगे आपका डाउट दूर करने का, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।